हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ प्रश्नों के साथ उपस्थित हो गए हैं। क्लास रहेगी आपकी सीडीपी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रो वही प्रश्न आपको सीटेट की परीक्षा में देखने को मिलेंगे जो हम करा रहे हैं। कुछ प्रश्न हमने इसमें जो आपके 21 और 22 में ऑनलाइन प्रश्न पूछे उसमें से भी लिए हैं हमने, और कुछ प्रश्न अलग से ऐड किए हैं। देखिए ऑनलाइन में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ प्रश्न है आपके 15 प्रश्न आपके ऑनलाइन जो आपके 2021-22 से पूछे गए थे, और बाकी कुछ अलग से बनाने पड़े हैं। देखो और किस टाइप से प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है आपका, पहले प्रश्न में बात कर लेते हैं। विकास किस अनुच्छेद का संबंध बौद्धिक क्षमता। देखिए विकास तो है, किस अनुच्छेद का संबंध पूछा। बौद्धिक क्षमता जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनशीलता से है। दोस्तों कल आज की जो क्लास रही आपकी उसमें थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक रही, जिससे मैंने देखा कि जो मित्र हमारे उन लोगों ने क्लास ज़्यादा नहीं देखी है और कुछ व्यूज़ भी कम आ रहे हैं। क्या बात है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारा पढ़ाने का तरीका सही नहीं है या आपके समझ में नहीं आ रहा है। हमें कमेंट ज़रूर बताएं, कुछ ना कुछ हम सुधार करेंगे। आप ही के सहारे हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि इतने कम सब्सक्राइबर जा रहे हैं, व्यूज़ भी कम आ रहे हैं। इस चीज़ का हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, शर्माना नहीं है। कोई बात बता दो, जो भी है। हो सकता है कहीं ना कहीं हमारी गलती हो रही है, उसमें हम सुधार करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि अपना एक अपने दोस्त के नाते, एक अपने परिवार के नाते हम आपको कोई भी चीज़ ऐसी फाल्ट नहीं है जो छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सबका सीटेट अच्छे नंबरों से पास होए। और हम प्रश्न वही करा रहे हैं रूबरू जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं ज़्यादातर। जैसे 21-22 में कितने सारे आपके डेली परीक्षा में प्रश्न चले, उसमें से भी उठा रहे हैं। कुछ ओल्ड प्रश्न उठा रहे हैं जो बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न है, विकास के किस अनुच्छेद का संबंध बौद्धिक क्षमता जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनशीलता से है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं क्या है। संवेगात्मक अनुच्छेद, संज्ञानात्मक अनुच्छेद, सामाजिक अनुच्छेद या शारीरिक अनुच्छेद। बौद्धिक क्षमता से भी है और ध्यान, स्मृति, समस्या संसाधन से भी है, कल्पना सृजनशीलता भी है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। आपका बी ऑप्शन सही है, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। देखिए अब अवधान, चिंतन, स्मृति। देखिए चिंतन है, अवधान, चिंतन, स्मृति एवं समस्या समाधान जैसी विधियाँ आदिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित आती हैं। आपको कहीं मिल जाए अवधान मिल जाए या चिंतन मिल जाए या स्मृति, ये शब्द मिल जाए, आपको ध्यान से रख के चलने हैं। देखिए आपको जैसे स्मृति मिल जाए, ये वाला टॉपिक स्मृति, आपको ये शब्द मिल जाए, या आपका समाधान ये शब्द है, या सृजनशीलता ये शब्द आपको कहीं मिल जाए, तो इस ये किसके क्षेत्र में आते हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित हैं ये। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख कर चलना है। नेक्स्ट प्रश्न, सना ने अपनी, देखिए सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कमल पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। उन्होंने कहा कि कमल पकड़ने से पहले उन्होंने गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। यह उदाहरण किस को संकेत करता है। विकास एक आयामी को संकेत करता है, यह विकास की दिशा शीर्षगामी या विकास की दिशा निकट दूरस्थ, या विकास का क्रम यादृच्छिक। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। विकास कैसे देखें, विकास आपका सिर से पैर की तरफ चलता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है, क्योंकि विकास की दिशा शीर्षगामी। देखिए सैफले का उपयोग सिर व मस्तिष्क के संबंधित विषय वस्तु का वर्णन करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब कांडल शब्द का प्रयोग शरीर का वर्णन करने के लिए किया जाता है। सैफले कांडल विकास का मतलब है मस्तिष्कोन्मुखी शरीर का विकास हो सकता है, जिसमें शरीर पहले विकसित होता है। शरीर पहले मतलब अगर हमारे विकास के होते पहले शरीर विकसित होगा, फिर उसके बाद में पैर विकसित होंगे,
तो हमारा विकास सिर से पैर की ओर चलता है। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न बात कर लेते हैं। बच्चों को विकास इनमें से, देखिए बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है। इन्होंने कही है बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है, केवल अनुवांशिक का, केवल वातावरण का, विद्यालय और शिक्षा का। तो हम बात कर लेते हैं अनुवांशिक और वातावरण के बीच का। ये प्रश्न 3-4 बार मैं इसको पढ़ चुका हूँ, 2021 में पूछा गया ऑनलाइन परीक्षा में। वेरी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, इसको रिपीट कर लेना। अनुवांशिकता मतलब अनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतक्रिया का ये क्या है, विकास है। इसके देखिए, जब विकास तब होता है जब पर्यावरण शक्तियाँ किसी जीव में अनुवांशिक शक्तियाँ के साथ परस्पर क्रिया करती हैं, क्योंकि वे ऐसे तत्व हैं जो किसी व्यक्ति के विकास के निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात कर लेते हैं, जैसे एक व्यक्ति का विकास जैसे होगा वह पर्यावरण पर निर्भर करता है। देखिए विकास कैसा, आपका इन्वायरमेंट है, आस पड़ोस का आसपास का आस पड़ोस है, इस पर भी विकास हमारा निर्भर करता है। लेकिन एक व्यक्ति कितना विकसित हो सकता है ये अनुवांशिकता पर निर्भर करता है। अनुवांशिकता जानते हो, जैसे हमारे फादर्स या हमारी मम्मी हाइट लंबे हैं तो हमारे बच्चे, यानी कि हम भी बड़े हैं, और जब हमारी हाइट बढ़िया हुई तो हमारे बच्चे भी बड़े होंगे, हाइट लंबी होगी। और जैसे किसके मम्मी पापा नाटे होते हैं उनके बच्चे भी नाटे होते हैं, तो क्या होता है हमारे जीन, जिसे हम बोलते हैं डीएनए, अनुवांशिकता, इस पर निर्भर करता है विकास। अतः विकास का वंशानुगत एवं पर्यावरण की परस्पर क्रिया का एक परिणाम है। मतलब विकास और ये आपका अनुवांशिक एक क्या है, सहयोग है, जिसे हम इस बिगर गाड़ी नहीं चल सकती, दोनों के बिगर। नेक्स्ट प्रश्न जान लेते हैं हम। चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा कारक प्राथमिक समाजीकरण का नहीं है। आप देखो नहीं पूछा तो हम नहीं को इधर कर लो, बाकी प्राथमिक समाजीकरण देखो, हमारा परिवार प्राथमिक आ गया, आस पड़ोस की हम बात कर लें तो भी एक प्राथमिक आ गया, समवयस्क ये भी आपका प्राथमिक आ गया। अगर हम सरकार की बात कर लें, आपका डी ऑप्शन सही है, तो सरकार आपका प्राथमिक नहीं है। देखो ये समाजीकरण के प्राथमिक एजेंटों के उदाहरणों में परिवार एवं द्वितीयक एजेंट में केयर, स्कूल, सहकर्मी एवं मीडिया, समूह एवं सरकार आदि शामिल होते हैं। इसमें समाजीकरण का एक प्राथमिक एजेंडा एक व्यक्ति, स्थान व चीज़ है जो किसी व्यक्ति के जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान समाजीकरण हेतु जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट, हाइंस, देखिए हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है। हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने विकास की विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया है। नैतिक विकास, सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास या व्यक्तिगत विकास। अगर हम लॉरेंस कोहलबर्ग की बात कर लें, तो इन्होंने, आपको मालूम है सभी जानते हैं, इन्होंने क्या दिया था, नैतिक विकास, तो ये ऑप्शन सही है। देखिए कोहलबर्ग का है नैतिक विकास का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो इस बात अगर पूछ लेता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, कोहलबर्ग ने, कि बच्चों कैसे नैतिकता एवं नैतिक तर्क विकसित करते हैं। बच्चे नैतिक मतलब कैसे नैतिक तर्क विकसित करते हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत बताता है कि नैतिक विकास 6 चरणों की एक श्रृंखला है, मतलब 6 चरणों की एक श्रृंखला है। अब हैज दुविधा कौन है, देखिए हैज दुविधा नैतिकता संदर्भ में अक्सर इस्तेमाल किया जाने वाला उदाहरण है। ये लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों में प्रयुक्त दुविधा का एक प्रसिद्ध संस्करण है, जिसमें एक महिला अपनी मृत्युआशा पर थी। एक दवा जिसे डॉक्टरों ने सोचा था कि ये उसे बचा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न, 9वां प्रश्न,
9 वर्षीय लीना ने बटनों के सांगरे को उनके मापन के अनुसार, देखिए बटन के जो सांगरे हैं उनके मापन के अनुसार वर्गीकृत किया। उसने सभी समूह के बटनों को, मतलब सभी समूह बटनों को एकत्रित किया। फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण पर है। मतलब इन्होंने क्या है कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार लीला किस चरण पर है। मूर्त सक्रियात्मक, अमूर्त सक्रियात्मक या मूर्त। देखिए पहला आपका पूर्व सक्रियात्मक, बी ऑप्शन आपका अमूर्त सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक या संवेदीयात्मक। तो जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार लीला किस विकास के चरण पर है, तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो ये आपका मूर्त सक्रियात्मक ये इस पर है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। इसकी बात करते हैं जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त सक्रियात्मक चरण से तीसरा चरण है। मूर्त सक्रियात्मक कौन सा? तीसरा चरण है। ये अवधि मध्य बचपन के समय तक फैली हुई है। ये 7 साल की उम्र के आसपास शुरू होती है एवं लगभग 11 साल की उम्र तक तार्किक विचार के साथ जारी रहती है। नेक्स्ट प्रश्न। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो उसको कहते हैं आत्मसातीकरण, समायोजन, केंद्रीयता या साक्षरता। सातवें प्रश्न की बात कर लेते हैं। जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में, मतलब अपने जीवन के साथ गहराई से जोड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। अगर कोई भी चीज़ हम अपनी गहराई से जोड़ेंगे, उसको अपने उस गहराई से अपने मन से करेंगे किसी काम को, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आत्मा शांत या आत्मसातीकरण। ये ऑप्शन सही है। देखिए आत्मसातीकरण यानी आत्मसात तब होता है जब हम अपने स्कीमा, जिसे हम पहले से जानते हैं, मतलब जैसे हम पहले किसी से जानते हैं, बहुत गहराई से जानते हैं, उसे में फिट होने के लिए नई जानकारी को संशोधित या बदलते हैं। यह नई जानकारी अनुभव रखता है, साथ हमारे दिमाग में पहले से मौजूदा चीज़ों को जोड़ता है। जबकि समायोजन तब होता है जब हम जो पहले से जानते हैं उसे संशोधित करते हैं ताकि नई जानकारी बेहतर तरीक़ों से फिट हो सके। नेक्स्ट प्रश्न, 8वां प्रश्न। देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए इसके प्रश्न अलग हो गए हैं, इसके ऑप्शन। 8वां प्रश्न कह रहा है आपका लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। क्या मनोगतिक? ए ऑप्शन है मनोगतिक, बी मान लेते हैं मनोलैंगिक, और सी ऑप्शन है आपका सामाजिक संस्कृति। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। इनका आंसर आपका सी ऑप्शन सही है, सामाजिक संस्कृति। अब देखिए लेव वाइगोस्की 1896 से और 1934 एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने तर्क दिया कि संस्कृति से उत्पन्न होने वाली भाषा, लेखन एवं अवधारणाएं हैं जो उच्चतम स्तर की संज्ञानात्मक सोच को प्राप्त करती हैं। उनका मानना था कि वयस्क अधिक सीखे हुए साथियों के साथ सामाजिक संपर्क बच्चों की सीखने की क्षमता को सुगम बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 9वां प्रश्न। जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके निकट दूर स्थित क्षेत्र जिसे हम जेपीडी पर पहुंचाने के लिए सहायता उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप डालती है, अध्यापिका किस नीति का उपयोग कर रही है।
देखिए कह रहे हैं, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास निकट दूर क्षेत्र जेपीडी पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप डालती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग, या अंतरपक्षता का प्रदर्शन, इसके फोल्डिंग का, या विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक दूध पैदा करना। तो हम 90 प्रश्न की बात कर लें तो यह है इसको फोल्डिंग। इसको फोल्डिंग क्या है? देखिए आपका तीसरी ऑप्शन सही है, ये प्रश्न सही है। इसके फोल्डिंग के बारे में जान लेते हैं। इसको फोल्डिंग क्या है? देखिए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र में जेपीजी या जेपीजी एक शिक्षार्थी की मदद के बिना क्या कर सकता है? एक कुशल साथी से मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन के साथ क्या हासिल कर सकता है, जिसके बीच के अंतर को संदर्भित करता है? इसके फोल्डिंग सीधे समीपस्थ विकास के क्षेत्र में संबंधित है। मतलब जो इसको फोल्डिंग है आपको सीधे विकास से संबंधित है। ये समर्थन तंत्र है जो एक विद्यार्थी को उसके जेपीडी के भीतर सफलतापूर्वक कार्य करने में मदद करता है। आमतौर पर ये प्रक्रिया एक काम सक्षम व्यक्ति के सीखने का संदर्भ करने वाले अधिक सक्षम व्यक्ति द्वारा पूरी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां प्रश्न। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है। योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है। विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अध्यापक दंड देकर पुरस्कार छात्रों को, ये तो हमारा बिल्कुल ही गलत है। तो एक प्रगति कक्षा में शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित या विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो इसकी हम बात कर लें, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, सी ऑप्शन ठीक है इसका। देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसी कक्षा सामग्री व अनुभवों से जुड़कर शिक्षार्थियों के कौशल एवं समझ को बढ़ाने पर जोर देता है। अगर बच्चों को अपने ज्ञान व प्रतिभा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने हेतु आत्मनिर्भर एवं उत्पादक बनाने के लिए करके सीखने का बढ़ावा देता है। अगर एक समूह में काम करके साथ ही एक गतिविधि को पूरा करने हेतु व्यावहारिक ज्ञान को लागू करके छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। अंतर्व्यक्ति बुद्धि दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से समझने यानी कि करता है। नेक्स्ट प्रश्न है इसका 11वां प्रश्न। देखिए, बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो दूसरों के मनोदशाओं, स्वभाव और हादसों को पहचानना तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। बुद्धि कौशल, देखिए, बुद्धि कौशल की ओर संकेत करता है कि जो दूसरों के मनोदशाओं, स्वभाव और हादसों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। क्या? अंतर्व्यक्तित, स्थानीय, तार्किक, गणितीय। तो इसकी हम बात कर लें, अंतर्व्यक्तित क्या है? देखिए, ये ऑप्शन सही है इसका। दूसरों के मानते समय, देखो, बुद्धि दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से समझने एवं बातचीत करने की क्षमता है। इसमें प्रभावी मौखिक एवं शाब्दिक संचार, दूसरों के बीच अंतर को नोट करने की क्षमता, दूसरों के मूड स्वभाव की प्रति संवेदनशीलता के साथ ही कई दृष्टिकोण ऐसे मनोरंजन करने की क्षमता शामिल होती है। नेक्स्ट प्रश्न, 12वां प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं को पढ़ाना चाहिए। 12वें प्रश्न की बात है, तो हमारा ऑप्शन पढ़ने क्या है? देखिए, 2020 प्रस्ताव जारी रखती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि बच्चों को वही भाषा सिखानी चाहिए जो बच्चे घर पर बोलते हैं, आस पड़ोस उनका। अब बात कर लेते हैं प्राथमिक कक्षाओं में, इसकी बात कर लेते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को उनके घर की स्थानीय भाषा को ही पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चा उससे आसान समझ लेता है
और आसान बच्चा उससे पढ़ लेता है। तो यही आपका आंसर ए सही है। और प्रश्न इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्ताव ये रखती है कि बच्चा अपनी भाषा में सीखे तो सबसे बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, 13वें प्रश्न बात कर लेते हैं। एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को चयन करते समय लड़कों को संगीत प्रतियोगिता के लिए और लड़कियों को प्राथमिकता देते हैं। ये क्या सोचे? देखिए, जब लड़कों को संगीत दे रहे हैं तो लड़कियों को पहला वरीयता दे रहे हैं। अब आप अगर हम गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स को ए ग्रेड दे रहे हैं। अगर हम बॉयज़ की बात कर लें तो इनको सेकंड ग्रेड दे रहे हैं। तो आपका ए लड़की आई तो पहली वरीयता क्या हुआ आपका? तो इसमें जेंडर रूढ़िवादिता आएगी। क्या हुआ इसमें बताइए आप जल्दी। तो इसमें जेंडर रूढ़िवादिता हो गया। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, क्योंकि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग यानी तात्पर्य किसी भी महिला पुरुष को विशिष्ट भूमिकाओं को सामाजिक पूर्वग्रह जारी रखने वाली क्रियाविधि है। मतलब इसमें पक्षपात लड़की और लड़के का इसमें जेंडर रूढ़िवादिता मतलब पक्षपात नहीं होना चाहिए। जब यहाँ पे अगर गर्ल्स को फर्स्ट वरीयता दे रहे हो तो बॉय को भी फर्स्ट वरीयता दी जानी चाहिए थी इसमें। नेक्स्ट प्रश्न, 14वां प्रश्न देखते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? अगर हम सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है, मूल्यांकन के ऑप्शन देख लेते हैं। मूल्यांकन के देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या शामिल है? मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, शिक्षा द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना और बच्चों का समय समय परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना, या शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। अगर हम मूल्य की बात कर लेते हैं, मूल्यांकन, तो हमारा अगर मूल्यांकन के मापदंडों को उपयोगकरण की योजना बनाना, ये भी ठीक है। अगर हम करें शिक्षा द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, ये सही है। सतत व्यापक मूल्यांकन में ये कहा गया है। और इसकी हम बात कर लें, ये तो आपका सी नहीं हो सकता। शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, तो हमारा ए ऑप्शन ठीक है इसमें। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के कार्य क्या, सीसीई के कार्य क्या है, जान लेते हैं इसका। देखिए, ये शिक्षा को प्रभावी शिक्षण रणनीतियों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। मतलब क्या, ये शिक्षा को प्रभावी और आपका टीचिंग रणनीतियों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। अब सतत मूल्यांकन विशिष्ट शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों के संदर्भ में शिक्षार्थियों की प्रगति, क्षमता एवं उपलब्धि के नियमित मूल्यांकन में मदद करता है। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है। और हम बात कर लेते हैं, सतत मूल्यांकन कमजोरियों का निदान करने का कार्य करता है, साथ ही शिक्षक को शिक्षार्थी की क्षमता एवं कमजोरियों का पता लगाने में भी मदद करता है। चौथा हेडिंग है इसमें, ये शिक्षक को तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करता है जिसमें यह तय कर सकता है कि ये क्या किसी भी विशेष इकाई या अवधारणा को पूरी कक्षा में फिर से पढ़ाने की आवश्यकता है, यह क्या कुछ व्यक्ति को उपचारात्मक निर्देश की आवश्यकता होती है। 5वां हेडिंग कहता है, ये बच्चों को उनकी क्षमता व कमजोरियों को जानने में भी मदद करता है और ये बच्चों को एक यथार्थवादी आत्म मूल्यांकन कर फीडबैक प्रदान करता है कि वह कैसा अध्ययन करता है, उसकी सीखने की क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करता है और ये बच्चों को अच्छी अध्ययन आदतों को विकसित करने के लिए भी प्रेरित करता है। वांछित सीखने के लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु उनकी गतिविधियों को निर्धारित करता है। सतत व्यापक मूल्यांकन प्रतियोगिता, रुचि एवं आत्म अवधारणा जैसे क्षेत्रों को पहचान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें प्रश्न बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण, अगर तो हमारा रटने का तो इसको क्रॉस कर दो। केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित तो हम बच्चों को ही कर ही नहीं सकते।
सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। तो हम इसकी बात कर लेते हैं, सी ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखना और विकास का अनुकूलन करना, सी ऑप्शन सही है। प्रोत्साहित, दंड, ये सब हमारे नेगेटिव शब्द हैं, इनको पकड़ के चलना आपको। इसके बाद जान लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक उस शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो सभी को मनुकूलन एवं उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके हमारे देश को एक समान एवं जीवन ज्ञान समाज में बदलने में सीधे योगदान देती है। इसमें आकलन के मानदंड में सभी विद्यार्थियों को इष्टतम अधिगम पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद, देखिए भारतीय संसद में दिव्यांग व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है? तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति या निःशक्त व्यक्ति सम्मान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। आपका ये बी ही ऑप्शन सही है, क्योंकि निःशक्त व्यक्ति सम्मान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम। देखिए वर्ष 2016 में, इसकी हम बात कर लेते हैं 2016 में, ये 2016 में अधिनियम विकलांग व्यक्ति सम्मान अवसर अधिकारों का संरक्षण व पूर्ण भागीदारी अधिनियम। अगर इसकी अधिनियम की बात करें 1995 की जगह लेता है। ये पहले 1995 था, जो 2016 में लेता है। ये विकलांग व्यक्तियों को अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूनेस्को आरपीडी के दायित्व को पूरा करता है, जिसके लिए भारत एक हस्ताक्षर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए विकलांगता व्यक्तियों को अधिकार PRBWD अधिनियम 2016 के 28/12। अगर इसकी हम तारीख कब की बात, अगर तारीख पूछ लेता है तो इसमें है आपका, ये आपका 28/12 और 2016 से लागू हुआ था ये वो अधिनियम। और ये आपका 2016 के 28/12/2016 के अधिनियम, और आपका ये 19 और 2017 से लागू हुआ है, जिसमें विकलांगता को एक विकसित व गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया था। ये परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेशन की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है? देखिए समावेशन मतलब सभी विद्यार्थी एक साथ पढ़ सकें। अगर हम बात करें तो ए ऑप्शन की, शिक्षक केवल मानक एक तरह की भाषा के प्रयोग को ही बढ़ावा देता है? नहीं। शिक्षक को जाति समूह के बच्चों को प्रीतिपूर्वग्रही रखती है? ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव है। शिक्षक को विशेष शैक्षिक अवस्था वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती। यह शिक्षा सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता या करती है? तो इसकी हम बात कर लेते हैं, डी ऑप्शन बहुत अच्छा है। कक्षा में देखो, समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा सभी बच्चों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं, चाहे वह पृष्ठभूमि, धन, वर्ग, जातीयता, लिंग, जाति या विविधता या सूचकांक कुछ भी हो। नागरिक, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भी भागीदारी सहित जीवन के सभी पहलुओं व दिव्यांगों की पूर्ण में सक्रिय भागीदारी निभाता है। बिल्कुल मान सम्मान इसमें दिया जाता है, किसी को अलग नहीं बैठाया जाता है इसमें। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? पहला आपका शीघ्रता से सीखने
शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं। सतर्क और तुरंत उत्तर देते हैं। तत्पर होकर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो इसकी हम बात कर लेते हैं 18वें प्रश्न की। तो आपका ये मतलब सी और तीसरा ऑप्शन सही है। ए बी सी तीनों ही सही हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे क्या शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं, और सतर्क और तुरंत उत्तर देते हैं। प्रतिभाशाली जो एकदम फास्ट बच्चे पढ़ने में होशियार होते हैं, और तत्परता होकर बेहतर प्रदर्शन करते हैं, अच्छा रिजल्ट और अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो हमारा ये सही है तीसरा। तो इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा। वातावरण के अन्य लोगों की तुलना में एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों में उनका क्षमता प्रदर्शित करते हैं। सामान्य प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता एवं लक्षण जान लेते हैं। देखो, अपने उम्र के साथियों के ऊपर उन्नत व सोच समझ प्रतिभाशाली बच्चों की बात चल रही है। कम उम्र में भावनात्मक तीव्रता, देखिए कम उम्र में भावनात्मक और अच्छे विचार प्रतिभाशाली बच्चों की बात है। आत्म जागरूकता की बढ़ी हुई भावना प्रतिभाशाली बच्चे। अत्यधिक विकसित जिज्ञासा, ये कौन हमारे सब प्रतिभाशाली बच्चे हैं। नेक्स्ट प्रश्न 19वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधित से जूझते हुए विद्यार्थी को समावेशन दर्शन हेतु प्रभावशाली है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधित से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन दर्शन हेतु प्रभावशाली नहीं है। अगर इसमें नहीं की बात कर लेते, नहीं है, तो प्रत्यक्ष स्पष्ट रूप से बोलना या पढ़ना ये सही है। 3 आयामी नक्शा और चार्ट ये भी ठीक है। ऐसी किताब और बोर्ड जिनको स्पर्श से महसूस किया जा सकता है ये भी ठीक है। दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग, तो ये हमारा नहीं हो सकता। कौन सा हमारा ये इसका 19 का ये डी नहीं हो सकता। बाकी ये सही है। देखिए ये देख लेते हैं। छात्र को निर्धारित दृश्य सामग्री या संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, जैसे चश्मा, मुद्रित किताबें आदि। छात्रों को कक्षा में उचित रूप से बैठाना। उदाहरण में बीच में सामने की ओर सुनिश्चित करना कि प्रकाश व्यवस्था उपयुक्त है। डेस्क एवं व्हाइट बोर्ड के चकाचौंध के जोखिम को खत्म करने का प्रयास करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट प्रश्न 20वां प्रश्न बात कर लेते हैं। एक विद्यार्थी नियंत्रण के बाहरी अधिकारिता में विश्वास रखती है। एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाहरी अधिकारी का विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किससे बता सकती है। योग्यता की कमी से, तैयारी की कमी से, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण से और दुर्भाग्य से। तो इसकी अगर हम बात करें तो आपका योग्यता की कमी ये नहीं हो सकता। तो हमारा इसमें कौन सा आपका दुर्भाग्य है। डी ऑप्शन इसका सही है। दुर्भाग्य की बात कर लेते। देखिए, एक बाहरी जो नियंत्रण वाली जो विद्यार्थी जो अपनी सफलता का श्रेय दुर्भाग्य या भाग्य को देता है, उसके सीखने के लिए आवश्यक प्रयास करने की संभावना कम होगी। अगर हम बाहरी नियंत्रण वाले लोगों की चिंता का अनुभव करने की अधिक संभावना रखते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वे अपने जीवन के नियंत्रण में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न 21वां प्रश्न। अगर हम 21वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से कौन सी बातें ध्यान में रखना चाहिए। अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि। हाँ। जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके। हाँ, ये ठीक है। अगर इसकी हम बात करें, एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, तो ये तो नहीं हो सकता। आकलन की भिन्न भिन्न स्थिति, ये भी ठीक है। तो हमारा कौन सा ए भी सही है, बी भी सही है, और आपका डी, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है।
क्योंकि अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके और आकलन की भिन्न भिन्न स्थितियाँ। अगर आप सी ऑप्शन देखें, एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, ये नहीं, एक समूह में हम नहीं रख सकते। तो हमारा तीसरा देखिए, प्रतिभाशाली कक्षाएं एकीकृत पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करती हैं ताकि छात्र विभिन्न अनुशासनात्मक सीमाओं के पार अवधारणाओं के विचारों के बीच संबंध बनाकर सीख सकें। छात्र जोखिम लेने का अभ्यास करते हैं। एक शिक्षक उन्हें सीखने में मदद करते हैं कि कैसे वे आपसी गलतियों से सीखें। 23वें प्रश्न बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 22वें प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी सहगामी अधिगम युक्ति है? निम्नलिखित में से कौन सी सहगामी अधिगम युक्ति है? शॉपिंग ढालना, सेरिएंसन क्रमबद्धता, या आपका सामाजिक पृथकीकरण, या परस्पर प्रश्न करना। तो हमारा कौन सा डी ऑप्शन सही है, परस्पर प्रश्न करना। इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, पारस्परिक प्रश्न प्रस्तुत पूछने की प्रक्रिया एवं पारस्परिक शिक्षण रणनीति का ही एक संस्करण व विधि है। यह छात्र पठन चयन के बारे में प्रश्नों की अपनी सूची बनाकर शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। शिक्षक तब छात्रों के सवालों का जवाब देता है। ये अभ्यास 2 स्तरों पर समझ को बढ़ाने में सहायता करता है। नेक्स्ट प्रश्न 23वें प्रश्न देखते हैं। मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए, देखिए मोहन ने आयतन की समझ बनाने के लिए धारिताओं वाले बर्तन दिए। फरा ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य करने की संभावनाओं या मस्तिष्क उद्देल करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? व्यवहारवाद या रचनावाद, प्रत्यक्ष अनुदेशन, या डी ऑप्शन क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन। तो हम इसकी बात कर लें तो ये आपका रचनावाद है। दूसरा ऑप्शन सही है, रचनावाद बी ऑप्शन है। देखिए, रचनावादी कक्षाएं छात्रों के प्रश्नों और रुचियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वे उस पर निर्भर करती हैं जो छात्र अपने ही जानते हैं। इंटरएक्टिव ढंग से सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं एवं छात्र केंद्रित होते हैं। इसमें शिक्षकों के पास छात्रों के साथ संवाद होता है ताकि वे अपने ज्ञान का निर्माण कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है? केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है। शिक्षण प्रक्रियाओं में केवल शिक्षक की दक्षता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक। सी ऑप्शन कह रहा है आपका शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए भी प्रासंगिक। तो हमारा इसका सी ऑप्शन सही है, क्योंकि छात्र द्वारा की गई गलतियों व त्रुटियों को उनकी सोच को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। त्रुटियों की समझ और बच्चों की सोच में अंतर्दृष्टि देने हेतु सीखने की प्रक्रिया में सहायता आवश्यक है। शिक्षक को शिक्षार्थियों को सीखने की शैली के बारे में जागरूक होने में, उनकी ज़रूरतों के अनुसार उन्हें पूरा करने में मदद करती है। अगर हम त्रुटियों की बात करें तो त्रुटियों को शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के एक भाग के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये बच्चों को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है?
आदि संज्ञान, विश्लेषण, स्वाभिमार्श। तो हमारा क्या सही है? देखिए इसमें बात कर लेते हैं। निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है? आदि संज्ञान बात कर लें इसकी, ये भी सही है। विश्लेषण ये भी ठीक है, और स्वाभिमर्श ये भी ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन ठीक है इसका। देखिए इसकी हम बात कर लेते हैं 27% की। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग एक मेटा कॉग्निटिव प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सोच का मूल्यांकन, संज्ञान, आत्ममंथन एवं विश्लेषण एवं उद्देश्यपूर्ण चिंतनशील निर्णय के माध्यम से किसी तर्क या समस्या के समाधान के लिए तार्किक निष्कर्ष निकालने की संभावना को बढ़ाता है। नेक्स्ट प्रश्न। देखिए अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है। अनीता कौन है? देखिए एक जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं, विषय में निरस्ता महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? बच्चे देखिए इन विद्यार्थियों की अनदेखी करें और उसी विषय वस्तु को पढ़ाया जारी रखें, ये तो नहीं हो सकता। इन विद्यार्थियों को दंडित करें और उसकी सूचना उनके माध्यम में, तो ये भी नहीं हो सकता। पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीकों पर पुनः चिंतन करें, या मान लें कि ये विद्यार्थी सीखने के सक्षम नहीं है, तो ये गड़बड़ है, ये से गड़बड़ है हमारा, ये गलत है, ये सही है सी ऑप्शन। देखिए इसमें कहा है इन्होंने, क्योंकि अगर बच्चे अनीता जो कि चौथी कक्षा की अध्यापिका है और वह अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे हैं, विषय में निरस्ता महसूस कर, मतलब विषय में इंटरेस्ट नहीं ले रहे बच्चे, क्योंकि उनको जो बच्चे वो पढ़ा रही हैं मैडम या शिक्षक जो भी टीचर हैं, तो बच्चों उसको समझ में नहीं आ रहा। तो इस स्थिति में उनको क्या करना चाहिए एक टीचर के नाते? तो पाठ के विषय वस्तु और पढ़ने के तरीके को पूरा चिंतन करें, मतलब पुनः दोबारा उस पाठ को रिपीट करें जब उन बच्चों को समझाए, ताकि उनको वो समझ में आवे। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए आंतरिक प्रेरणा वह प्रेरणा है जो व्यक्तिगत आनंद देखिए हाँ, तीसरा, शिक्षक का चिंतन महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षकों को पाठ में हुई हर चीज़ को इकट्ठा करने, रिकॉर्ड करने एवं उसका विश्लेषण करने में मदद करती है। ये शिक्षकों को अनुभव के जरिए समझ व जानने का भी मार्गदर्शन प्रस्ताव करती है। नेक्स्ट प्रश्न। किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थी को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या वह प्रोत्साहित करना चाहिए? किसी अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए? जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे? नहीं, गलत। मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आती है, कौन सबसे अधिक स्मार्ट है, ये भी गलत। इस पर काम करना कितना मज़ेदार है, चलो देखते हैं कि इस गतिविधि से क्या क्या सीखते हैं। और डी ऑप्शन कह रहा है वे विद्यार्थी जो जल्दी इस काम को पूरा नहीं करते उन्हें खेल के साथ, ये भी आपका गलत। तो हमारा सी ऑप्शन ठीक है। देखिए आंतरिक प्रेरणा वह प्रेरणा है जो व्यक्तिगत आनंद, रुचि व आनंद से अनुप्रेरित होती है। उपयुक्त स्थिति में शिक्षक को अपने छात्रों से कहना चाहिए कि इस पर काम करना बहुत दिलचस्प है, इसे करने की कोशिश करें, आप सीखोगे, क्योंकि आंतरिक प्रेरणा उस व्यवहार को संदर्भित करती है जो निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित है। और इसकी हम बात करें तो व्यक्तिगत जो संतुष्टि एवं आंतरिक पुरस्कार, अब किसी भी कारण की सेवा के लिए सीखने का, सुधार करने का उद्देश्य है, या लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु व्यक्तियों को आंतरिक रूप से प्रेरित करना, या स्वयं के लिए एवं निहित सिद्धार्थ के लिए कार्य करना।
नेक्स्ट, सीखने की गति है। सीखने की गति क्या है? देखो, सीखने की गति है पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर, पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर, व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर। तो इसकी हम बात मान लेते हैं सी ऑप्शन का। ये प्रश्न भी 3 या 4 बार रिपीट हो गया बहुत। देखिए, व्यक्तिगत जो है आपका, व्यक्तिगत और पर्यावरण कार्य, पर्यावरण और पर पारस्परिक क्रिया पर ये निर्भर करता है, उसकी व्यक्ति के यानी बच्चे की सीखने की गति। सीखने की गति व्यक्ति एवं पर्यावरण कारकों पर दोनों पर निर्भर है, क्योंकि व्यक्तिगत कारक कारण तो होते हैं, आनुवांशिक कारक हैं, जबकि पर्यावरण कारक परिवेश से संबंध है। हाय दोस्तों, ये क्लास आपकी कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स, आपको प्रश्न बहुत पसंद आए होंगे, और आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। इसके बाद में आपकी क्लास देखते हैं, कोशिश करते हैं इंटरनेट की थोड़ा इशू हो रहा है, जिससे हम लाइव क्लास नहीं दे पा रहे। आपकी 10 बजे, शायद 10 बजे आपकी हिंदी की पैडागोजी क्लास होगी। अगर आप पैडागोजी क्लास देखने के इच्छुक हो तो हमें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट जरूर करना। आपको हमारी क्लास कैसे लगी उसके बारे में कमेंट जरूर बताना। सुबह मॉर्निंग में हिंदी पैडागोजी नहीं, शायद मैथ की पैडागोजी क्लास रहेगी, कोशिश करते हैं कराने की। बाय दोस्तों, 10 बजे फिर मिलते हैं आपके साथ। टेक केयर दोस्तों।